वेलकम टू E2E क्लासेस। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आप सभी के प्यारे से यूट्यूब चैनल E2E क्लासेस में। तो जैसे कि आप सभी बच्चों को मालूम ही होगा कि डिफरेंशियल कैलकुलस FY UGP सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स के लिए मेजर पेपर 1 चलाए हुए हैं, जिनका मैथमेटिक्स ऑनर्स है। और डिफरेंशियल कैलकुलस के अंतर्गत हमने जो है कि एक चैप्टर सक्सेसिव डिफरेंशिएशन वो खत्म कर चुका है, उसका प्लेलिस्ट बन चुका है। प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन पर लिंक आपको मिल जाएगा, वहां पर जाकर के प्लेलिस्ट विजिट कीजिए और चैप्टर 1 सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कंप्लीट कीजिए। और एसिम्पटोट्स चल रहा है, आज ये लेक्चर नंबर 3 होने जा रहा है। इससे पहले करीब 2 लेक्चर्स हमने शूट किया है और अपलोड भी कर चुका है यूट्यूब पे, तो उन 2 लेक्चर्स को देख लीजिए। सबसे पहले उन 2 लेक्चर्स को भी देखने के लिए आपको जो है कि डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लेक्चर 1 और लेक्चर 2 का लिंक मिल जाएगा। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि लेक्चर 1 देखे हैं बट किसी कारणवश लेक्चर 2 नहीं देख पाए हैं, किसी भी कारणवश हो सकता है, कोई भी वजह हो सकता है। तो लेक्चर 2 देखने के लिए इधर लेफ्ट कॉर्नर पर बच्चों आई टैब आ रहा है, आई टैब पर क्लिक करके लेक्चर 2 को देख आइए, तब आपको लेक्चर 3 बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए आज का लेक्चर का शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, और मैं लेक्चर शुरू करने से पहले हर बार एक ही काम करता हूं कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं और क्या पढ़ाने जा रहा हूं उसको मैं क्लियर करता हूं पहले, यानी कि टुडेज टारगेट को बच्चों के सामने क्लियर कर देता हूं मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूं। तो डिस्कशन इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम रिलेटेड टू एग्जाम। एक बात एकदम आज गांठ बांध लीजिए कि आज जो क्वेश्चन होगा एग्जाम का VVI टॉपिक होगा। तो आइए देखिए, इस क्वेश्चन को गौर से देखिए। यही क्वेश्चन जो है कि कई बार एग्जाम में आ चुका है, इसीलिए इस क्वेश्चन को गौर से देखिए। फाइंड द रियल एसिम्पटोट्स ऑफ द कर्व। देखिए यहां पर क्यूबिक इक्वेशन है और क्यूबिक कर्व है, ये कोई ना कोई कर्व का इक्वेशन होगा, ये कोई ना कोई कर्व का इक्वेशन होगा। हो सकता है कर्व ऐसा हो सकता है कर्व ऐसा हो, ठीक ना, किसी भी टाइप का हो सकता है। तो उस कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है और इस कर्व के इक्वेशन के मदद से आपको क्या निकालना है, एसिम्पटोट्स निकालना है। क्या निकालना है, एसिम्पटोट्स निकालना है, ठीक है ना। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्यूबिक इक्वेशन है और कितना एसिम्पटोट्स निकलेगा वो हम लोग यहाँ पर बनाएंगे तो पता चलेगा, लेकिन हम लोग को हमेशा याद रखिएगा यहाँ पर रियल एसिम्पटोट्स निकालना है। तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन लिखने के बाद लिखेंगे गिवन दैट, है ना, गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व इज, गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व इज, गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व इज क्या है, x³ + y³ = 3axy, 3axy। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे और सबसे पहले लिखेंगे टू फाइंड रेक्टेंगुलर एसिम्पटोट्स। 2 प्रकार के एसिम्पटोट्स मिलते हैं, है ना, पहला रेक्टेंगुलर, दूसरा ऑब्लिक। तो टू फाइंड, यहां पे लिखेंगे टू फाइंड रेक्टेंगुलर, पॉइंट नंबर 1, टू फाइंड रेक्टेंगुलर एसिम्पटोट्स, टू फाइंड रेक्टेंगुलर एसिम्पटोट्स, है ना। क्या करेंगे, इक्वेट द कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ, हाईएस्ट HP यानी कि हाईएस्ट पावर ऑफ x = 0। आप लोग पूरा लिखिएगा हाईएस्ट पावर, ठीक है ना। तो हाईएस्ट पावर x का क्या है, 3 है, उसका कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। तो 1 = 0 क्या संभव है, नहीं संभव है, तो लिखेंगे नॉट पॉसिबल। अगर ये पॉसिबल नहीं हो सकता है तो हम लोग जो रेक्टेंगुलर एसिम्पटोट्स निकाल रहे हैं, रेक्टेंगुलर एसिम्पटोट्स में पैरेलल टू x एक्सिस वाले एसिम्पटोट्स निकाल रहे हैं, तो लिखेंगे देयरफॉर पैरेलल टू x एक्सिस एसिम्पटोट्स इज नॉट एग्जिस्ट। मतलब यहां पर हम ये कहना चाह रहे हैं बच्चों कि हम लोग चाह क्या रहे हैं, हम लोग ये चाह रहे हैं टू फाइंड रेक्टेंगुलर एसिम्पटोट्स। रेक्टेंगुलर एसिम्पटोट्स में किस प्रकार के एसिम्पटोट्स के पहले फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो पैरेलल एक्सिस एसिम्पटोट्स, पैरेलल टू x एक्सिस एसिम्पटोट्स, मतलब ये वाला एसिम्पटोट्स, ये वाला एसिम्पटोट्स, ये x एक्सिस के पैरेलल है, देख कोई ना कोई कर्व है तो ये x एक्सिस के पैरेलल है, तो इस कर्व का पैरेलल
एक्स एक्सिस के पैरेलल हमको एसिम्पटोट्स निकालना है, ठीक है। तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस एसिम्पटोट्स चाहिए, तो इक्वेट द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x इक्वल टू 0। हाईएस्ट पावर क्या x क्यूब है, उसका कोफिशिएंट क्या 1 है, तो 1 इक्वल टू 0, नॉट पॉसिबल बच्चों। इसी वजह से देयरफॉर पैरेलल टू एक्स एक्सिस एसिम्पटोट्स इज नॉट एग्जिस्ट, इसी वजह से पैरेलल टू एक्स एक्सिस वाला एसिम्पटोट्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है ना। कुछ ऐसा अगर स्थिति होता तो हो सकता है कि एग्जिस्ट करता। कैसा सर, मान के चलिए एक्स क्यूब की जगह पर रहता वाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 3aXy, ऐसा रहता, तो हम कहते हैं एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है y, तो y इक्वल टू 0 हो जाता ना। तो y इक्वल टू 0 यानी कि एक्स एक्सिस हो जाता है इसका एसिम्पटोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस। आई होप आप लोगों को बातें समझ में आ रही होंगी। आगे करेंगे, आगे ध्यान दीजिएगा, ये तो संभव नहीं है। हमने पॉइंट ए में हम लोग क्या देखे, पॉइंट नंबर 1 का ए सेक्शन में देखे पैरेलल टू एक्स एक्सिस एसिम्पटोट्स नॉट पॉसिबल। पॉइंट 1 का बी पॉइंट देखेंगे पैरेलल टू वाई एक्सिस एसिम्पटोट्स, तो उसके लिए फिर क्या लिखेंगे, इक्वेट द कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y इक्वल टू 0। हाईएस्ट पावर y देखिए y क्यूब है, उसका कोएफिशिएंट देखिए 1, उसका कोएफिशिएंट क्या है 1 है, तो 1 इक्वल टू 0 पॉसिबल नहीं होगा, इसी वजह से लिखेंगे नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल लिख देंगे और यहां पर एक लाइन टान देंगे, ठीक है। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो देयरफॉर पैरेलल टू y एक्सिस एसिम्पटोट्स इज नॉट पॉसिबल, ठीक है ना, या फिर डज नॉट एग्जिस्ट भी लिख सकते हैं। तो इक्वेट किया कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y, हाईएस्ट पावर क्या है 3 है, उसका कोएफिशिएंट क्या 1, तो 1 इक्वल टू 0 नॉट पॉसिबल। अगर 1 0 के बराबर हो सकता था तो फिर हम कह सकते थे कि पैरेलल टू y एक्सिस एसिम्पटोट्स एग्जिस्ट करता। मतलब पैरेलल टू y एक्सिस एसिम्पटोट्स का मतलब ये हो गया कि y एक्सिस के पैरेलल एक एसिम्पटोट्स ये वाला ऐसा अगर होता, अगर ऐसा एग्जिस्ट करता तो फिर हम लोग कहते कि भाई कर सकता था। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि 1, हमने जब y का हाईएस्ट पावर देखा क्यूब है और उसका कोएफिशिएंट 1 है और 1 को जैसे 0 से इक्वेट किए तो ये पॉसिबल नहीं हुआ। अगर ऐसा होता कि x क्यूब प्लस XY क्यूब इक्वल टू 3aXy ऐसा होता तो y क्यूब का फिर कोएफिशिएंट क्या देखते, x देखते, तो y क्यूब का हाईएस्ट पावर ऑफ y 3 है, उसका कोएफिशिएंट x है, तो x बराबर 0 करते, x बराबर 0 का मतलब क्या होता y एक्सिस, देखिए y एक्सिस पैरेलल टू एक्सिस वाला निकल जाता ना एसिम्पटोट्स। तो ऐसा कुछ हो पाता, बट यहाँ पर संभव नहीं है, यहाँ पर भी संभव नहीं है। ऐसा होता तो होता कि हाँ भाई पैरेलल टू y एक्सिस वाला एसिम्पटोट्स मिलता, बट यहाँ पर तो संभव ही नहीं है ना, पॉसिबल ही नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर साफ साफ लिख दिए देयरफॉर पैरेलल टू y एक्सिस एसिम्पटोट्स इज नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। आई होप आप लोगों को बातें क्लियर हो रही होगी। और एक यहाँ पर ये कर लिए, और हम लोग देखें ना तो पैरेलल टू y एक्सिस एसिम्पटोट्स ना तो पैरेलल टू x एक्सिस एसिम्पटोट्स पॉसिबल नहीं है, दोनों ही पॉसिबल नहीं है। तो लिखेंगे देयरफॉर, है ना, रेक्टेंगुलर एसिम्पटोट्स इज डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि रेक्टेंगुलर एसिम्पटोट्स का मतलब क्या होता है, पैरेलल टू y एक्सिस या पैरेलल टू x एक्सिस। देयरफॉर रेक्टेंगुलर एसिम्पटोट्स डज नॉट एग्जिस्ट, इसीलिए रेक्टेंगुलर एसिम्पटोट्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना, फॉर द गिवन कर्व, इसीलिए रेक्टेंगुलर एसिम्पटोट्स गिवन कर्व का एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। और एक विशेष बात आप लोगों को बताना चाह रहे हैं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3aXy है ना, तो आप जो 3aXy को देख रहे हैं राइट साइड में, उसको लेफ्ट साइड में पहले कर लीजिएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। मतलब इसको इस प्रकार से देखिए, यहीं पर चेंज कर देते हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत असुविधा ना हो। इसको आप लिखिएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस का 3aXy इक्वल टू
इक्वल टू 0, है ना। इसको आप यहीं पर कर लीजिएगा और इसी को आप इक्वेशन 1 मान लीजिएगा, ठीक है ना। मैंने क्या कहा, बात को समझिएगा। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है प्लस 3aXy राइट साइड में, लेफ्ट साइड में कर देंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ 3aXy हो जाएगा। इसी को इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है ना। और अभी भी आप देख सकते हैं x का हाईएस्ट पावर कितना 3 है, y का हाईएस्ट पावर कितना 3 है, क्लियर है। तो हमने चेक किया x एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो उसके लिए हमने क्या किया कि x का हाईएस्ट कोफिशिएंट देखा, x का पहले हाईएस्ट पावर देखा, उसका कोफिशिएंट देखा 1 है, तो 1 को 0 के साथ इक्वेट किए, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, 1 और 0 बराबर नहीं है। इसी वजह से पैरेलल टू x एक्सिस एसिम्पटोट्स डज नॉट एग्जिस्ट। फिर इसी प्रकार से इक्वेट द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y इक्वल टू 0। y का हाईएस्ट पावर 3 है, उसका कोफिशिएंट 1 है, 1 इक्वल टू 0 यहाँ पर भी पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से देयरफॉर पैरेलल टू y एक्सिस एसिम्पटोट्स इज नॉट पॉसिबल। अब ना तो पैरेलल टू y एक्सिस और ना ही पैरेलल टू x एक्सिस एसिम्पटोट्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर रेक्टेंगुलर एसिम्पटोट्स डज नॉट एग्जिस्ट फॉर द गिवन कर्व। गिवन कर्व के लिए रेक्टेंगुलर एसिम्पटोट्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। आई होप आप लोगों को बातें समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बात करेंगे ऑब्लिक एसिम्पटोट्स का, यानी कि पॉइंट नंबर 2 की बात करेंगे। लिखेंगे टू फाइंड ऑब्लिक एसिम्पटोट्स, ऑब्लिक एसिम्पटोट्स, टू फाइंड ऑब्लिक एसिम्पटोट्स। तो ऑब्लिक एसिम्पटोट्स चाहिए, तो ऑब्लिक एसिम्पटोट्स निकालने के लिए क्या करते हैं बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, पुटिंग करते हैं। पुटिंग x बराबर 1 एंड y बराबर m पुट करते हैं इन थर्ड ऑर्डर, थर्ड डिग्री इक्वेशन, थर्ड डिग्री कॉमा सेकेंड डिग्री कॉमा फर्स्ट डिग्री। अच्छा यहां पर हाँ, तो कॉमा फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, फिर थर्ड डिग्री रिस्पेक्टिवली। मतलब ये बच्चों हम कहना चाह रहे हैं ऑब्लिक एसिम्पटोट्स चाहिए, तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा, x का वैल्यू 1 पुट कीजिएगा, y का वैल्यू m पुट कीजिएगा। कहां पर, तो इन थर्ड डिग्री इक्वेशन, इन सेकेंड डिग्री इक्वेशन, इन फर्स्ट डिग्री इक्वेशन। यहां पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट डिग्री इक्वेशन, सेकेंड के बाद फर्स्ट होगा ना, तो यहां पर आप लिख दीजिएगा फर्स्ट डिग्री, फर्स्ट डिग्री। तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, x का वैल्यू 1 पुट कीजिएगा और y का वैल्यू m पुट कीजिएगा ऑब्लिक एसिम्पटोट्स निकालने के लिए। थर्ड डिग्री इक्वेशन पर, फिर सेकंड डिग्री इक्वेशन पर, फिर फर्स्ट डिग्री इक्वेशन पर पुट कीजिएगा। फिर हम लोग कुछ हासिल होगा। तो यहाँ पर तो एक्चुअली प्लेस नहीं है, जगह नहीं है, स्पेस नहीं है। नेक्स्ट पेज में हम लोग करते हैं। तो क्या क्या पुट किए थे, x का वैल्यू 1 पुट किए थे ना, तो यहाँ पर लिखेंगे इन फर्स्ट डिग्री, फर्स्ट नहीं थर्ड है ना, पीछे से करेंगे। तो इन थर्ड डिग्री इक्वेशन, इन थर्ड डिग्री इक्वेशन, थर्ड डिग्री इक्वेशन में हम लोग क्या पुट करेंगे, पुट करेंगे x का वैल्यू 1 एंड y का वैल्यू m, ये पुट करेंगे। जरा देखिए तो थर्ड डिग्री इक्वेशन क्या है, एक्स क्यूब प्लस, पहले तो इक्वेशन 2 ही वहां पर लिख लेंगे, है ना, आइए यहीं पे लिख लेंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3aXy, यही है ना, इक्वल टू 0। यही तो हम लोग गिवन कर्व का इक्वेशन है, या गिवन, हाँ गिवन कर्व का इक्वेशन है। इसमें थर्ड डिग्री कौन कौन है, ये वाला टर्म है और ये वाला टर्म है। तो थर्ड डिग्री में x का वैल्यू क्या पुट करेंगे, तो आप देखिए क्या करते थे, 5 3m करते थे ना थर्ड डिग्री में, 5 3m यानी कि x का वैल्यू 1 क्यूब, x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 क्यूब प्लस y का वैल्यू क्या हो जाएगा m क्यूब, ठीक है। यानी कि 5 3m बराबर आपका क्या आ जाएगा, m क्यूब प्लस 1, क्या आ जाएगा बच्चों, m क्यूब प्लस 1, ठीक। तो अभी आपका ये तो कंप्लीट हो गया काम। अब हम लोग किस पर काम करेंगे, अब हम लोग सेकेंड डिग्री इक्वेशन पर काम करेंगे। इन सेकेंड डिग्री इक्वेशन, ठीक है, इन सेकेंड डिग्री इक्वेशन पर बात करेंगे। तो सेकेंड डिग्री इक्वेशन इसमें कौन है, पावर में क्या 1 है और पावर में 1 है, सोच पा रहे हैं ना बातों को। तो एक और एक मिलकर कितना हो गया 2, सेकेंड डिग्री यही वाला है, यानी कि 5 2m। इसमें भी क्या पुट करेंगे, इसमें भी क्या पुट करेंगे, पुटिंग
x का वैल्यू 1 एंड y का वैल्यू m, कहां पर? तो सेकंड डिग्री इक्वेशन में, यानी कि 5m यानी कि -3x का वैल्यू -3a, x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा बच्चों, और y का वैल्यू क्या हो जाएगा? m हो जाएगा, y का वैल्यू m हो जाएगा। तो इक्वल टू -3a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -3am हो गया। यहां तक क्लियर है? चलिए यहां तक पहले आप लोग नोट कीजिए फटाक से, मैं साइड हट जाता हूं। चलिए तो अभी तक यहां तक आप लोग क्लियर हो गया है। एक यहां पर फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, इस फॉर्मूले का आप लोग को बहुत जरूरत पड़ेगा, ए क्यू प्लस बी क्यू का, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी अब प्लस बी स्क्वायर। पहले आप इसको नोट कीजिए, ये फॉर्मूला आपको अभी जरूरत पड़ेगा, बहुत काम का फॉर्मूला है। ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू ए प्लस बी, फिर मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। जैसे यहां पर, यहां तक तो क्लियर है। अब आप क्या कीजिएगा, फर्स्ट डिग्री के लिए कीजिएगा, सेकेंड डिग्री के लिए हो गया, तो अब लिखेंगे फॉर इन फर्स्ट डिग्री, इन फर्स्ट डिग्री के लिए करेंगे तो हमारा इक्वेशन क्या था? एक्स क्यूब, ठीक है ना, प्लस वाई क्यूब माइनस 3axy इक्वल टू 0। आप देख सकते हो यही कर्व का इक्वेशन था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3axy इक्वल टू 0। तो आप बताइए यहां पर आप देखकर बताइए, इस इक्वेशन में कोई फर्स्ट डिग्री का टर्म है? ये आपका जो है कि थर्ड डिग्री का है, ये भी थर्ड डिग्री का, ये दोनों मिला करके एक और एक मिल करके 2 है, x का पावर 1 y का पावर 1, ठीक है ना। तो ये मिला जुला करके कितना है? 1 + 1 2 है। सेकेंड डिग्री का मिल गया, थर्ड डिग्री का मिल गया, लेकिन फर्स्ट डिग्री का मिला नहीं। तो इसी वजह से हम लोग फिर फर्स्ट डिग्री पर हम लोग पुट नहीं करेंगे, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू m फर्स्ट डिग्री पर फिर पुट करेंगे नहीं। जब मिल ही नहीं रहा तो कहां पर पुट करेंगे? ठीक है ना, समझ पा रहे हैं ना। अगर मिलता तो फिर पुट करते, नहीं मिला इसीलिए पुट नहीं करेंगे। अब हम लोग क्या निकालेंगे? m का वैल्यू निकालेंगे। आपको बताए थे जैसे ही हम लोग का 5 निकल जाता है, ठीक ना, और 5 निकल जाता है, उसके बाद हम लोग m ढूंढने का कोशिश करते हैं। क्या ढूंढने की कोशिश करते हैं? m ढूंढने का कोशिश करते हैं। तो लिखेंगे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m, है ना। हम लोग करना क्या पड़ेगा? हम लोग करना ये पड़ेगा 5 को, हाईएस्ट डिग्री टर्म को 0 पुट करना पड़ेगा। तो हाईएस्ट डिग्री टर्म यानी कि m क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0, ये पुट करना पड़ेगा। हाईएस्ट डिग्री टर्म क्या है? m क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा। अब इसी 1 को क्या लिख सकते हैं? इसी 1 को लिख सकते हैं 1 का क्यूब इक्वल टू 0, क्योंकि 1 को तो 1 का क्यूब लिख ही सकते हैं। अब देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ये फॉर्मूला आएगा, तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग होगा m प्लस 1, a क्या है हमारा? a बोले तो m है और b बोले तो 1 है, b बोले तो 1 है। तो a प्लस बी यानी कि m प्लस 1 और a स्क्वायर यानी कि m स्क्वायर, अब माइनस m इंटू 1 अब प्लस b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, है ना, b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। क्यों हुआ? तो आप ये साइड में फॉर्मूला लिख सकते हैं, क्योंकि a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो अब आगे इसको इरेज करके आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोग को बातें समझ में आ रही होंगी। तो यानी कि इसको फिर 0 के इक्वेट करना पड़ेगा, है ना, 0 के इक्वल इक्वेट करना पड़ेगा। तो m प्लस 1 इक्वल टू 0 मिल गया, या फिर m स्क्वायर माइनस m इंटू 1 यानी कि m प्लस 1 इक्वल टू 0 मिल गया। तो m प्लस 1 इक्वल टू 0 यानी कि m बराबर -1, m बराबर -1 आ गया, या फिर m स्क्वायर माइनस m प्लस 1 इक्वल टू 0। तो m इक्वल टू -1 के लिए तो कोई ना कोई एक एसिम्पटोट्स मिल ही जाएगा, ठीक है ना। अब यहां से चूंकि आप देख सकते हो इक्वेशन क्वाड्रेटिक था ना, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, है ना, ये था ना। हाँ, यहां पर भी आप देख सकते हो ना, m क्यूब प्लस 1 क्यूब, m क्यूब प्लस 1 क्यूब इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, तो इसके 3 रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। तो 3 रूट्स में से हम लोग को एक रूट मिल गया, m का वैल्यू -1 पुट करेंगे, तो -1 पुट करके देखिए -1 का होल क्यूब यानी कि -1 प्लस 1 कट के 0 आ जाएगा। सेटिस्फाइड किया। अब यहां से 2 रूट्स निकलेंगे, एक तो रूट रियल निकल गया, इस रियल रूट m के लिए, m के मान के लिए हमको रियल एसिम्पटोट्स मिलेगा, लेकिन क्या इससे रियल रूट्स मिलेंगे? इससे रियल रूट्स नहीं मिलेंगे, इससे कॉम्प्लेक्स रूट्स मिलेंगे। सर हम लोग को विश्वास नहीं हो रहा है,
सर करके दिखा दीजिए। ठीक है, चलिए आइए करके दिखाते हैं। आपको मालूम होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट, इसको तो हम लोग फैक्टराइज कर नहीं सकते। जैसे कि मान लीजिए ax², मान के चलिए ax² प्लस bx अब प्लस c बराबर 0 रहे, तो इसका जो रूट्स होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बाई 2a। क्या होता है? 2a होता है, 2a ये होता है। समझ पा रहे हैं मेरे बातों को? क्लियर हो रहा है? तो इसी इक्वेशन का मदद लेकर के हम लोग यहां पर निकालेंगे। यहां पर x में क्वाड्रेटिक था, इसलिए x बराबर लिखे, है ना। इस चीज को यहां पर आप साइड में लिख दीजिएगा, है ना, इस चीज को साइड में लिख लीजिएगा सिंस करके ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, देयरफॉर x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो अगर ये इक्वेशन अगर आपका क्वाड्रेटिक है तो इस इक्वेशन का रूट्स निकालने का डिस्क्रिमिनेंट मेथड से, ये मेथड आप लोग सीखे होंगे, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac अपॉन 2a। इस मेथड से हम लोग रूट निकालते थे जब इक्वेशन को फैक्टराइजेशन नहीं किया जाता था, यानी कि द्विघाती समीकरण, मतलब आप उसको तोड़ नहीं पाते थे। समझ पा रहे हैं ना? फैक्टराइज नहीं कर पाते थे, तो उस केस में आप ये वाला फॉर्मूला लगाते थे। याद कीजिए ax² प्लस bx प्लस c कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका रूट निकालने का ये भी एक तरीका होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac अपॉन 2a। और दूसरा एक मेथड था फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, तो वो भी आप लोगों ने किया होगा। तो अभी हम लोग ये काम कर रहे हैं, तो इसी के ऊपर हम लोग ध्यान देंगे। यहां पर x पे क्वाड्रेटिक है, यहां पर m पे क्वाड्रेटिक है, तो यहां पर लिखेंगे 1 इंटू एम स्क्वायर माइनस 1 इंटू एम प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहां पर x पे क्वाड्रेटिक था तो यहां पर x हो गया, यहां पर m पे क्वाड्रेटिक है तो यहां पर m हो जाएगा, और माइनस b। अब बताइए, कंपेयर कीजिए, b का वैल्यू कितना है? -1, तो यहां पर लिखेंगे माइनस का 1, है ना। देखिए माइनस लगा दिया पहले, और फिर b का वैल्यू x के साथ जो चिपका हुआ, यानी कि m के साथ जो चिपका हुआ -1, फिर यहां पर हो जाएगा प्लस माइनस रूट ओवर b², तो b के x के साथ जो चिपका हुआ, यानी कि m के साथ जो चिपका हुआ -1, तो यहां पर लिखेंगे -1 का स्क्वायर -4, फिर a का वैल्यू m² के साथ जो चिपका हुआ है वो a का वैल्यू हो जाएगा इंटू c का वैल्यू जो यहां पर +1 है। नीचे में क्या हो जाएगा? नीचे में हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई a, x² कोएफिशिएंट, यहां पर m² कोएफिशिएंट 1। ठीक, तो अब इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहां पर आप इरेज कर लो पहले, हाँ, फिर क्या हो जाएगा? इक्वल टू क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, प्लस माइनस -1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 इंटू 1 यानी कि 4, नीचे में हो जाएगा 2। ठीक, तो m का वैल्यू आपका हो गया m इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस ये हो जाएगा रूट अंडर -3 अपॉन का 2, है ना। 4 में से 1 गया तो -3, ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस, रूट के अंदर अगर -1 है तो उसका मतलब होता है आयोटा। क्या होता है? आयोटा, और नीचे में 2। आप इसको नोट करके भी लिख सकते हैं कि रूट अंडर -1 का मतलब होता है आयोटा। तो रूट अंडर -3 है ना, तो रूट अंडर -3 है बाबू, तो रूट अंडर -3 को लिख सकते हैं -3। देखिए आपके पास है क्या? रूट अंडर -3 है तो उसको लिखेंगे -1 इंटू 3, इसको लिखेंगे रूट अंडर -1 इंटू रूट अंडर 3। रूट अंडर -1 का मतलब होता है आयोटा और √3, आयोटा √3 हो जाएगा, तो इसीलिए हम लोग लिखे रूट अंडर -3 का मतलब आयोटा √3। क्लियर है कॉन्सेप्ट? बताइए, कहीं अगर दिक्कत है तो पूछिए। ठीक, तो m का वैल्यू आपका क्या आ गया? कॉम्प्लेक्स आ गया, है ना। एक प्लस में आया है, एक माइनस में आया है, तो कॉम्प्लेक्स m के कॉम्प्लेक्स वैल्यू को नहीं लेंगे, क्योंकि आपको याद होगा लास्ट क्लास में आपको बताया था मैंने, एसिम्पटोट्स का जो इक्वेशन होता है ना y इक्वल टू mx प्लस c टाइप का होता है। क्यों सर? क्योंकि एसिम्पटोट्स एक प्रकार का स्ट्रेट लाइन होता है जो किसी कर्व को इन्फिनिटी पे जाकर के टच करता है। तो m का वैल्यू अगर हम मेरा कॉम्प्लेक्स आ रहा है तो ये m का वैल्यू कॉम्प्लेक्स वैल्यू नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे?
क्योंकि बाबू पहले ही क्वेश्चन में कह दिया है कि फाइंड द रियल एसिम्पटोट्स। तो रियल एसिम्पटोट्स के लिए m का वैल्यू भी रियल लेना पड़ेगा, है ना। m क्या है? स्लोप ऑफ द टेंजेंट या स्लोप ऑफ द लाइन कह सकते हैं। m क्या होता है? स्लोप ऑफ द लाइन या फिर स्लोप ऑफ द टेंजेंट या स्लोप ऑफ द एसिम्पटोट्स भी आप कह सकते हो, क्योंकि एसिम्पटोट्स पर काम कर रहे हैं। तो m क्या है? स्लोप ऑफ द एसिम्पटोट्स। अब ये स्लोप की बात हम लोगों को सर समझ में नहीं आ रहा है, तो जरा समझिए बच्चों, यहां पर हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मान के चलिए ये कोई कर्व है, इस कर्व को इस लाइन ये पॉइंट टच कर रहा है, तो इसका कुछ ना कुछ स्लोप होगा ना। तो ये जो पॉइंट है ना, ये जो एंगल है, इसी को बतलाता है कि स्लोप कितना है। अब मान के चलिए, यहां ध्यान दीजिएगा, यहां पर अगर बात करेंगे m1 है स्लोप, अब यहां पर बात करेंगे तो m2 स्लोप है, अब यहां पर बात करेंगे तो m3 स्लोप है, m3 स्लोप है। सोच पा रहे हैं ना। अब आप बताइए m3 स्लोप ज्यादा है कि m2 स्लोप ज्यादा है, या फिर ऐसा समझिए, इसको ऐसा ना समझ करके आप इसको ऐसा समझिए, थोड़ा इजी प्रोसेस में। देखिए आप लोग पूरा क्लियर हो जाएगा बातें। देखिए बच्चों, हम ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। अब हम जो कहेंगे उसको जरा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब मान के चलिए ऐसा है, फिर ऐसा है, फिर ऐसा है, और ये स्ट्रेट लाइन है ये वाला, ये सपोज कीजिए, ठीक है। और यहां पर कुछ स्लोप बन रहा है, यहां पर कुछ स्लोप बन रहा है, यहां पर कुछ स्लोप बन रहा है, यहां पर m1 स्लोप बन रहा है, यहां पर m2 स्लोप बन रहा है, यहां पर m3 स्लोप बन रहा है। अब बताइए सबसे ज्यादा स्लोप कहां पर बन रहा है? m3 स्लोप बन रहा है। तो m3 स्लोप m2 स्लोप से बड़ा है और m2 स्लोप m1 स्लोप से बड़ा है, यानी m2 m1 से बड़ा है और m3 m2 और m1 दोनों से बड़ा है। समझ पा रहे हैं ना। तो स्लोप है, ये स्लोप को बतलाता है। m क्या बतलाता है? स्लोप ऑफ द टेंजेंट या स्लोप ऑफ द लाइन या स्लोप ऑफ द एसिम्पटोट्स बतलाता है। क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? मान लीजिए कोई कर्व ऐसा होता है, ठीक ना, या फिर ऐसा होता, या फिर आप ऐसा समझ सकते हो कि इस टाइप से होता है, ठीक। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो स्लोप ये एक कर्व है जो कि इन्फिनिटी पर जाकर के टच होगी इस स्ट्रेट लाइन के साथ। तो यहां पर ये भी क्या बन रहा है? एक एसिम्पटोट्स बन रहा है। क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? चलिए अब इसको भी इरेज कर देता हूं और आगे बढ़ता हूं। तो हम लोग एक बात याद रखिएगा बच्चों, हम लोग जो है कि m का कॉम्प्लेक्स वैल्यू नहीं लेंगे, क्योंकि m के कॉम्प्लेक्स वैल्यू लेने से हम लोग एसिम्पटोट्स का वैल्यू क्या आ जाएगा? कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। m का कॉम्प्लेक्स वैल्यू इसीलिए नहीं लेंगे। तो देखिए m का हम लोग के पास 3 वैल्यू आया है, एक -1 और एक आपका आया है 1 + -i√3/2। तो m का हम लोग क्या लेंगे? रियल वैल्यू लेंगे। m का वैल्यू तो आ गया सर, अब c का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। पहले लिख लेंगे द वैल्यू ऑफ m, the value of m is taken real, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं रियल वैल्यूज ऑफ m टेकिंग, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो हम लोग the value of m is taken real, मतलब m का रियल वैल्यू ही लेंगे। therefore we take m बराबर -1। m का वैल्यू क्या आया हुआ है? -1। देखिए m का वैल्यू -1, यही वाला लेंगे। m का वैल्यू -1 आया हुआ है, इसी को हम लोग लेंगे, और बाकी जो कॉम्प्लेक्स वैल्यू आया है उसको नहीं लेंगे। कॉम्प्लेक्स वैल्यू लेंगे तो कॉम्प्लेक्स एसिम्पटोट्स मिल जाएगा। अब यहां पर आगे लिखेंगे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ c। अब c चाहिए ना, क्योंकि y = mx + c होता है ना, यही ना होता है एसिम्पटोट्स का इक्वेशन। इसमें पुट करेंगे, m का वैल्यू आ चुका, c का वैल्यू निकाल लेते आइए। तो अब हम लोग c का वैल्यू निकालेंगे। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ c, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ c, फॉर्मूला क्या होता है? c बराबर phi-n m, ऊपर है phi-n-1 m। क्लियर है? तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, इस फार्मूला के मद्देनजर जो हाईएस्ट टर्म है उसको नीचे रखिए, मतलब phi-3m, और उसका एक बार डिफरेंशिएशन कर दीजिए। और जो लोएस्ट टर्म है, इससे जस्ट लोएस्ट, मतलब 3 है तो 3 में से एक गया तो 2, यानी कि phi-2m ऊपर रखिए, ठीक है ना।
और यहीं तक नहीं रुक जाता है, यहीं तक नहीं रुक जाता है। आपको याद होगा लास्ट क्लास हमने बताया था फ्रंट में माइनस होता है, फ्रंट में क्या होता है, माइनस होता है। तो कुछ यहां पर भी फ्रंट में माइनस हो जाएगा, हम लोग करेंगे, टेंशन मत लीजिए। माइनस हो गया, चलिए ठीक। तो पहले तो इक्वल टू फिर माइनस, मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं, c का वैल्यू कैसे निकलेगा, फाई n का डैश कीजिए, फाई n डैश m और फाई n माइनस 1m, और सब फ्रंट में क्या होगा माइनस, फ्रंट में माइनस लगा दिया, फाई 3 डैश m फाई 2m। क्लियर है। अब c बराबर क्या हो जाएगा आपका माइनस ऑफ फाई 3m। तो पहले फाई 3m का वैल्यू देखिए, यहाँ पर फाई 3 डैश m चाहिए ना, तो फाई 3m का वैल्यू लिख लेंगे। फाई 3m का वैल्यू क्या है जरा देखिए, तो देखिए फाई 3m का वैल्यू है m³ प्लस 1। तो यहां पर आप लिखिए रफ में, फाई 3m का वैल्यू है m³ प्लस 1, m³ प्लस 1। इसको एक बार डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो फाई 3 डैश m होगा, यानी कि m³ का डिफरेंशिएशन 3m² होगा, और 1 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3m²। तो फाई 3 डैश m के जगह पर, फाई 3 डैश m के जगह पर, इसके जगह पर फाई 3 डैश m के जगह पर क्या लिखेंगे 3m²। फिर फाई 2m के जगह पर क्या है उसको भी जरा देख लेते हैं, आइए। फाई 2m के जगह पर है माइनस 3am, फाई 2m के जगह पर क्या है माइनस 3am, माइनस 3am। तो फाई 2m के जगह पर है आपका माइनस 3am, तो वहां पर वही लिखेंगे माइनस 3am। ठीक, तो अब आगे बढ़ेंगे, इसको इरेज करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो C बराबर हम लोग का ये माइनस मिलके प्लस हो गया, ये 3 कैंसल, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हुआ, तो ऊपर में बचा am, नीचे क्या बचा m²। एक m से एक m मर जाएगा, यानी कि एक m से एक m मर जाएगा, तो बचेगा एक तो m बचेगा। तो C बराबर आपका हो जाएगा a/m। पहले इतना आप कीजिए। चलिए, तो बच्चों यहां तक तो आप लोग कर लिए होंगे, आगे का करेंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, a हुआ और m का वैल्यू क्या है बच्चों, m का वैल्यू -1 है, तो m का वैल्यू यहाँ पर -1 रखिए। तो c बराबर आपका क्या हो गया बच्चों, -a हो गया। c बराबर आपका -1 हो गया, क्योंकि आपने क्या किया है, सिंस m बराबर आपने पुट किया है -1, m का वैल्यू आपने -1 पुट किया, c का वैल्यू -a आ गया। ठीक है, तो क्लियर है कॉन्सेप्ट। सबसे पहले आपने क्या किया, आप देख सकते हो, फाई 2m का वैल्यू -3am था, तो आप देख लीजिए एक बार और। फाई 2m का वैल्यू -3am था, उसको हमने रख दिया। इसके बाद यहाँ पर -3am रखे, और ये नेगेटिव था फार्मूला का। नीचे में फाई 3 डैश m का वैल्यू 3m² आया, 3 कट गया, ऊपर में a बच गया, एक m से एक m कट गया, नीचे में एक m बचा, m लिखे यहाँ पर, और m का वैल्यू -1 रख दिए, c का वैल्यू -a आ गया। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड एसिम्टोट, देयरफॉर रिक्वायर एसिम्टोट। तो एसिम्टोट्स क्या आया, y = mx प्लस c, यानी कि y का वैल्यू, m का वैल्यू क्या पुट करेंगे, -1 पुट किए, x, और c का वैल्यू क्या आया, -a आया, -a पुट करेंगे। तो ये आपका हो गया y = -x और -a, यानी कि क्या हो गया बच्चों आगे, y + x और +a = 0। यही हम लोग एसिम्टोट्स आया, और यही एकमात्र रियल एसिम्टोट्स है। और दो और निकालने जाते हैं m के कॉम्प्लेक्स वैल्यू के लिए, तो वो कॉम्प्लेक्स एसिम्टोट्स आ जाता है। इसीलिए रियल बोला था क्वेश्चन टू में ही, तो यही वाला सिर्फ रियल होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे हेंस x + y + a = 0 only one real asymptote
रियल असिम्प्टोट, रियल असिम्प्टोट मात्र x प्लस वाई प्लस ए इक्वल टू 0, यही एकमात्र जो है कि रियल असिम्प्टोट है। और बाकी दो निकालते तो m का कॉम्प्लेक्स वैल्यू था, इसीलिए m के कॉम्प्लेक्स वैल्यू के लिए हम लोग नहीं निकाले। तो आप देख सकते हो बच्चों, ये हम लोग का क्वेश्चन था ये हम लोग क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन का जो एसिम्प्टोट्स निकला वो निकला, ये निकला x प्लस वाई प्लस ए इक्वल टू 0, x प्लस वाई प्लस ए इक्वल टू 0। आई होप आप लोगों को बातें समझ में आ गई होंगी। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं कि ये जो लेक्चर था आप लोगों के लिए लेक्चर नंबर 3 था, लेक्चर नंबर 3 था। तो मुझे पूरा आशा विश्वास है कि आप लोगों को लेक्चर नंबर 3 बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आप लोगों को बेनिफिट हो रहा है, एक लेक्चर्स आप लोगों को पसंद आ रही है, तो आप लोग वीडियो को जो है कि लाइक कर सकते हैं और हमारे मनोबल को बढ़ा सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे हम लोगों को और ज़्यादा उमंग खुशी महसूस होगी और हम लोग और ज़्यादा वीडियोस कंटेंट, एजुकेशनल कंटेंट्स आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और आप लोग भी जो है कि अपने दोस्तों के बीच, फ्रेंड सर्कल में, कॉलेज ग्रुप में, स्कूल ग्रुप में पूरा धुआं की तरह, आप कह सकते हो कि आग की तरह फैला दीजिए वीडियो को। इससे बेनिफिट आप लोगों को ही होगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो में अगर मान लीजिए आप सभी हमें प्यार देंगे तो हम लोग भी प्यार लौटाने के लिए है, ठीक है ना। आप लोग विश्वास कर सकते हैं E2E क्लासेस में, और अभी तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। और चैनल पे नए हैं तो चैनल के बेल आइकन के सेक्शन में जाकर के उसको हिट भी कर दीजिए और ऑल का नोटिफिकेशन ऑन करके रख लीजिए। इससे आपको ही बेनिफिट होगा। क्यों? क्योंकि जो भी वीडियोस सबसे पहले हम लोग अपलोड करेंगे वो आप ही के मोबाइल फ़ोन में सबसे पहले आपको मिलेगा, और आप लोग देख करके आगे की ओर दूसरे से आगे बढ़ सकते हैं, compete कर सकते हैं। तो आशा है कि आप लोग भी हमारा साथ देंगे अंतिम तक। जिस प्रकार से हम लोग लगे हुए हैं आप सभी के लिए E2E क्लासेस में, हम लोग भी अंतिम तक आप सभी के साथ हैं। आप लोग भी कोशिश कीजिए, कोशिश ही नहीं पूरा फुल सपोर्ट कीजिए E2E क्लासेस को और अंतिम तक बने रहिए। चलिए इसी आशा, कामना और विश्वास के साथ विदाई लेते हैं, अलविदा लेते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 4 में। तब तक के लिए आप सभी का दिल के गहराई से फिर से एक बार आभार, अभिनंदन, वंदन और धन्यवाद।